नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम पेज 81। तो अब तक पत्नियों के बारे में कहा गया है कि फर्स्ट वाइफ इज वाइफ, सेकंड वाइफ इज फ्रेंड, थर्ड वाइफ इज मास्टर एंड फोर्थ वाइफ इज मिडवाइफ। शार्लट मेरी दूसरी पत्नी थी, वह मेरे साथ मित्रवत व्यवहार कर रही थी, तो कोई ताज्जुब की बात न थी। मुझे उसके इस तरह का व्यवहार करने पर खीज होती थी, मगर उसके साथ डांट डपट या क्रोध करने से मामला बिगड़ जाने का अंदेशा था। वह उन औरतों में से थी जो दुख तो सारी उम्र हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपमान का घूंट 1 मिनट भी सहन न कर सकती थी। जिन स्थितियों में मैं चल रहा था उसमें मेरे जरा से संयम से काम लेने का अंजाम डाइवोर्स पर जाकर खत्म हो, यह सरासर नासमझी भरी बात होती। डाइवोर्स के बाद एक दिन भी मेरा उस घर में ठहरना संभव न होता, और ऐसा होने पर ललिता माय हार्ट से मुझे हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ता। ललिता, हाँ, ललिता को लेकर ही तो मेरे विचारों की घुड़दौड़ चल रही थी। उसी ललिता के बारे में मैं बेताबी में भरा सोच रहा था, जो कैंप के बाद अब बोर्डिंग हाउस में जाने वाली थी। विचारों के उहापोह में डूबा हुआ मैं जिस समय झील के पास पहुंचा, शार्लट पानी में पांव डुबोए किनारे पर बैठी थी। वह बैठे बैठे पानी में फेंकने के लिए कोई कंकड़ ढूंढ रही थी। मालिश का लोशन कहाँ है? मिट्टी कुरेदने से कीचड़ में लिथड़ी उंगलियों को पानी की सतह पर छपछपाते हुए उसने पूछा असल में, लोशन लोशन तो शायद घर पर ही भूल आए। मैं साफ झूठ बोल आया। आओ तैरे, शार्लट ने कहा और पानी में कूद गई। मैं भी उसके साथ देने के लिए पानी में उतर गया। वह पानी में तैरते समय बहुत चुलबुली हो जाया करती थी। आओ यहाँ गहरे पानी में तैरे, वह झील के बीच में पहुंचते हुए बोली। मेरा दिल चाहा कि गहरे पानी में चला जाऊं और शार्लट की बाह मरोड़ कर या पांव खींचकर उसे पानी में डुबो दूं। अरे बाप रे! लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर थोड़ी देर बाद हम वापस लौट आए। मुझे लग रहा था कि मुंह मांगी मुराद मिली। बोर्डिंग हाउस से फोन आया था और कॉल मैंने ही अटेंड की थी। उधर से जो कहा गया सुनकर मैं प्रसन्नता से भर उठा। उधर से कहा गया, ठीक है, कृपया इस बात को जरा बच्ची की माँ से भी कह दीजिए। मैंने आवाज़ देकर शार्लट को बुलाया और बोर्डिंग हाउस से आए फोन की बातचीत की बात कहकर फोन उसके हाथ में थमा दिया। उधर से वही बात दोहराई गई जो मुझे कही गई थी, मगर पहले तो आपकी ओर से यकीन दिलाया गया था। शार्लट ने विरोध जताते हुए कहा कि सितंबर में ही मेरी बेटी को बोर्डिंग हाउस में जगह मिल जाएगी। मैंने सारे फॉर्म अब छांटे हैं और पता चला है कि वे काफ़ी पहले से भरे गए थे। पहले से आए फार्मों को पहले स्थान देना हमारा फर्ज बन जाता है। यदि आप अपनी बेटी को दाखिला कराना चाहती हैं तो फार्म भरकर हमारे यहाँ जमा करा दें। जनवरी के लिए हम उसकी सीट सुरक्षित कर देंगे। तो कुल मिलाकर के उसका बोर्डिंग हाउस में जाने का प्लान कैंसिल हो रहा था। शार्लट का मूड ऑफ हो गया। उसने जनवरी में दाखिले की बात पर कोई रुचि न दिखाते हुए कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। उसने फ़ोन रख दिया। शार्लट ने फोन रखकर मेरी ओर घूमते हुए कहा, न जाने कैसे लोग हैं, पहले तो विश्वास दिलाया था कि ललिता को सितंबर में बोर्डिंग हाउस में वो दाखिला दिला देंगे, अब कहते हैं कि जनवरी में कोशिश कर सकते हैं। मैं इस बारे में क्या कहता, मेरी तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी। मैंने ऐसा भाव दर्शाया जैसे उसके साथ सहानुभूति जता रहा हूँ। यूं मन ही मन में खुश था, पर इस बात के लिए सशंकित था कि शार्लट अगर ललिता को अपने और मुझसे दूर ही रखना चाहती है तो किसी न किसी बहाने से वह फिर भी उसे दूर रखने की कोशिश करेगी। खैर, जब ऐसा कोई अवसर आएगा तब की तब देखी जाएगी। मैंने मन ही मन सोचा कि फिलहाल तो चिंता की स्थिति टल गई है। इस बीच पिछले से कई दिनों से एक डॉक्टर का संपर्क बना चुका था। डॉक्टर भी कुछ झक्की किस्म का था। आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर के पास मुझे जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई थी? इसे मेरी बीमारी ही समझ सकते हैं। मैं मानसिक तौर पर बीमार था, पर अपनी बीमारी का इलाज कराना डॉक्टर के पास जाने का कारण न था। मैं तो उतावला था अपनी उस जलपरी के लिए जो लंबी जुदाई के बाद घर लौटने वाली थी। उससे उन्मुक्त रूप से संपर्क बनाने की तैयारियों में मैं अभी से जुट गया। जब से वह गई थी उसके वापसी के स्वागत की मैं पूरी तैयारियों में जुटा हुआ था। शार्लट से शादी करने के बाद से ही इस समस्या का हल ढूंढ रहा था। सोचा करता था कि जब वह वापस आएगी तो मैं उसे कैसे प्यार करूंगा।
बहुत सोचने समझने के बाद मैंने नींद की गोलियां इस्तेमाल कराने का फैसला किया था। यह इस्तेमाल मैं लोलिता पर कर रहा था। लोलिता के आने पर उसे कराने वाला था। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर से गोलियां ला लाकर शार्लेट को खिला खिलाकर मैं उसकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था। योजना यही थी कि लोलिता के वापस आने के बाद उसकी माँ से सरेआम ही नींद की गोलियां खिलाकर नींद में डुबोकर मैं ललिता से मनचाहा प्यार करूंगा। फिर उसे भी नींद की गोलियां देकर उसकी बेहोशी की नींद सो जाने के बाद उसका सब कुछ हासिल कर लूंगा जिसके लिए मैं मरा जा रहा था। शार्लेट पर नींद की गोलियों का इस्तेमाल करना मेरे लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि उसे हमेशा ही किसी न किसी बीमारी का वहम बना रहता था। ऐसी वहमी औरत को दवा टॉनिक के नाम पर कुछ भी खिला देना कोई भी मुश्किल बात न थी। पिछले कई दिनों से मैं उस पर गोलियों की मात्रा बढ़ाता जा रहा था। पिछली रात को जो गोली मैंने शार्लेट को दी थी उससे वह 4 घंटों तक लगभग बेहोश पड़ी रही। इन 4 घंटों में मैंने फुल स्पीड पर रेडियो चलाया था, तेज टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर फेंकी थी और उसके नाक के बहुत करीब हथेली रखकर यह देखने की कोशिश की थी कि हथेलियां सचमुच ही उस पर असर कर रही है या नहीं। शार्लेट ने चूं तक न की थी। मैं इस गोलियों का एक डिब्बा खरीदने का फैसला करने वाला था कि मेरे दिल में एक और बात आई। मैं आहिस्ता से शार्लेट को चूमने की कोशिश की। अभी मेरे होंठ उसके होंठ पर अच्छी तरह टिक भी न पाए थे कि उसने इस तरह आंखें खोल दी जैसे मुझे उल्लू बनाने के लिए वह 240 मिनटों से आंख बंद किए रहने का ढोंग कर रही हो। मैं इस तरह पकड़े जाने से मन ही मन घबरा गया, लेकिन मेरी कमर को कसने वाली शार्लेट की बाहों ने कम से कम उस समय की परेशानी खत्म कर दी थी। अगले दिन मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि शार्लेट के यकायक आंख खोल देने का क्या रहस्य है, लेकिन बहुत सोचने पर भी रहस्य के पन्ने खुलती हुई न दिखी तो हार मानकर दोबारा डॉक्टर के पास जाने का मैंने फैसला किया। जिस समय मैं डॉक्टर के यहाँ से पहुंचा वहां से लगभग सभी मरीज जा चुके थे। सिर्फ 2 अधेड़ औरतें बैठी हुई थी। डॉक्टर ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया और बोला, कहिए आपको नींद आई या नहीं। मैंने डॉक्टर के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए अभिवादन अवश्य किया, मगर उसके प्रश्न का उत्तर न दिया। मैं डॉक्टर से अकेले में बातचीत करना चाहता था। जब वे दोनों औरतें चली गईं तब डॉक्टर ने मुझसे दोबारा पूछा, हाँ साहब, तो अब बताइए उन गोलियों से कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। जी, 2-3 घंटों के लिए तो नींद आई थी, लेकिन फिर दोबारा आँख खुल गई। यूँ समझिए रात 10 बजे सोया और 2 बजे के आसपास उठ गया था। उसके बाद तो नींद ना आई। डॉक्टर को कुछ हैरत सी हुई। मैंने उसे बता रखा था कि मैं अनिद्रा का मरीज हूँ। सारा दिन सख्त मेहनत करने के बावजूद मुझे भली भांति नींद नहीं आती। पिछले काफ़ी दिनों से मैं इसी डॉक्टर से गोलियां लेकर शार्लेट पर प्रयोग कर रहा था। पिछली बार डॉक्टर ने मुझे एक स्पेशल डोज दी थी। अजीब बात है, यह कैसे हो सकता है कि आप पर इन गोलियों का असर न हुआ हो। जी, मैंने कब कहा कि असर नहीं पड़ा। अगर असर न पड़ता तो मुझे 4 घंटे नींद कैसे आती। मगर डॉक्टर साहब 4 घंटे बहुत कम है। कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम 7-8 घंटे की मैं चैन की नींद सो सकूं। मेरा ख्याल था कि डॉक्टर कोई दूसरी दवा देगा, लेकिन डॉक्टर उसी तरह बैठा रहा और मेज की दराज खोलकर बंद करने के बाद बोला, आप शतरंज क्यों नहीं खेलते हैं। मैं चुप रहा। शतरंज अच्छी नहीं लगती तो गोल्फ खेला कीजिए, डॉक्टर ने मुझे चुप देखकर कहा। गोल्फ या शतरंज मेरी बीमारी का इलाज नहीं है डॉक्टर साहब। ये सब मैं मरीजों से करता आ रहा हूँ। ये सब मैं काम महीनों से करता आ रहा हूँ। मेरा उत्तर सुनकर पहले से ज्यादा सोच में पड़ गया डॉक्टर। शायद वह फैसला कर रहा था कि मुझे कौन सी गोली दे। अचानक वह उठा, बोला, लगता है आपको स्पेशल गोली देनी ही पड़ेगी। यह गोली आम आदमियों के लिए नहीं बनाई गई है। इसे केवल कलाकार खाते हैं जिनका मानसिक तनाव इस कदर। जी मैं जानता हूँ। मैंने डॉक्टर के बात को बीच में ही काटे हुए कहा, यूनिवर्सिटी में रहते हुए मुझे ऐसे बहुत से लोग मिलते रहे हैं। मैं जानता हूँ ऐसी चीज़ों को। हाँ, अच्छी बात है, तो मैं आपको 3 गोलियां देता हूँ, उन्हें खाकर देखिए। मैंने गोलियां ली और दवा खाने से बाहर आ गया। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि इन गोलियों से मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था। घर पहुंचते मैंने जोर से सीटी बजाई। शार्लेट को मेरा यह सीटी बजाना बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी बरामदे में खड़ा होकर इस तरह सीटी बजाता था तो वह दरवाजे पर आकर खड़ी होकर मेरी ओर यूं देखती थी जैसे मैं उसके लिए जान हथेली पर लिए खड़ा हुआ 18-20 साल का रोमियो हूँ। लेकिन उस समय उसकी ओर से सीटी की कोई प्रतिक्रिया सामने न आई। शायद कहीं गई हो। मैंने अपने आप से कहा, पर मुझे बताए बगैर कहाँ जा सकती थी। मैं अंदर चला गया। दरवाजा खोलने से पहले मैंने एक और सीटी बजाई। इस बार भी जवाब नहीं मिला तो मैंने दरवाजा खोल दिया। शार्लेट अंदर कमरे में बैठी थी। मेज पर अधखुला पेन और 4 कागज पड़े थे।
शायद वह खत लिख रही थी। शार्लेट को खत लिखने का खास शौक था। एक दिन ऐसा न जाता था, एक दिन भी ऐसा न जाता था जब वह एक दो खत न लिखती रही हो। मुझे अंदर आता देखकर उसने सिर्फ गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से की परछाइयां साफ तौर पर झलक रही थी। मुझे कुछ हैरानी हुई। आ गए? आइए आइए। वहाँ खड़े, वहाँ क्यों खड़े हैं? मैं बेवकूफ़, जाहिल, गधी, गंवार, लेकिन आपको खा तो नहीं जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि उसकी नाराजगी का कारण क्या है। मुंह बनाए क्यों खड़े हो? मैं भोली भाली अब तुम्हारे बातों में आने वाली नहीं। मुझे मालूम न था कि तुम इतने झूठे और दगाबाज हो। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तुमसे शादी करने की गलती कभी न करती। लेकिन आखिर बात क्या हुई? मैं इतनी देर में पहला सवाल किया। बात बात जानना चाहते हो? यह क्या है? कहते हुए उसने कुछ कागज मेरी ओर उछाल फेंके। मैंने कागजों की ओर देखा। एक बार तो सचमुच घबरा गया कि ये कागज मैंने अपनी डायरी में रखे थे, किसी तरह सरक कर बाहर आ गए थे और उसके हाथ लग गए थे। उन कागजों को देखकर मैं डरा कि कहीं पूरी डायरी तो उसके हाथ नहीं लग गई है। उस डायरी में मैं नित्य की घटनाओं को दर्ज करता था। डायरी में ललिता को लेकर सारी बातें लिखी हुई थी। मेरा चेहरा धुआं हो गया था, जिसे घुमाकर मैंने तुरंत अपने भाव शार्लेट से छुपाए और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चल गया। मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला। डायरी अपनी जगह सुरक्षित थी। मैंने चैन की सांस ली और नीचे चला आया। शार्लेट उस समय फोन पर जोर जोर से बोल रही थी। मैंने सुना शायद वो कोई ऑर्डर कैंसिल किया जा रहा था। मैं वहां से हट आया। उससे दोबारा सामना होने पर मैंने अपना दिमाग ठंडा रखते हुए कहा, तो तुम मेरी और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। उस समय शार्लेट ने मेरी ओर पीठ कर रखी थी। मैंने मध्यम आवाज में अपनी बात जारी रखी। तुम न तो कुछ सोचती हो न कुछ समझती हो, जो मुंह में आता है बक देती हो। ये कागज जिन्हें लेकर तुमने इतना बड़ा हंगामा कर दिया है, सिर्फ मेरे नॉवेल नोट्स हैं। मैंने सोचा था अब तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी में पहली बार जो ठहराव आया है उसका फायदा उठाकर कुछ मौलिक चीजें लिखूंगा। बड़े दिनों से इस नॉवल के प्लॉट पर काम करने की हसरत थी, लेकिन तुमसे चैन मिले तब ना, पता नहीं क्यों बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। कहते कहते मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि इतनी लंबी स्पीच के बाद उस पर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा, पर वो उसी तरह खड़ी रही। खड़ी भी कहाँ रही, पुनः उसी जगह पहुंच गई जहां पर बैठी वह लिख रही थी। मैं उसके पीछे पीछे पहुंचा। देखा वह मेज पर बैठकर कागज पर पुनः कुछ लिखने लगी। टिकट लगे दो लिफाफे टेलीफोन के पास पड़े थे। मैं समझ गया था कि वह खत लिख रही थी। दो खत लिखने के बाद भी उसका मन न भरा था, तो तीसरा खत लिखना शुरू कर दिया था। मैंने अपनी बात कोई प्रतिक्रिया उस पर ना पाई तो सोचने लगा कि अब क्या करूं। मुझे प्यास लगी थी। रसोई घर की ओर बढ़ा। रसोई घर में पहुंचकर फ्रिज खोलते ही ख्याल आया कि स्कॉच के 2 पैक बनाकर शार्लेट के पास ले चलना चाहिए। उसे स्कॉच बहुत पसंद थी। स्कॉच का पैक पीते ही उसका मूड ठीक हो जाने वाला था। उसके लिए स्कॉच का पैक तैयार करने से पहले मैंने बियर का 1 पैक गले के नीचे उतारा, फिर स्कॉच के 2 पैक तैयार किए। दोनों हाथों में 2 पैक और बगल में बोतल दबाए मैं डाइनिंग रूम की ओर यह सोचता हुआ बढ़ रहा था कि शार्लेट अब भी न मानी तो क्या करूंगा। यह लो, मैंने तुम्हारे लिए स्कॉच का पैक लाया हूं। डाइनिंग रूम में कदम रखते ही मैंने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन कोई जवाब न मिला। वह वहां नहीं थी। मैंने डाइनिंग रूम से गुजरकर हॉल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। सोचा कि शायद वह अंदर चली गई होगी। दोनों हाथ फंसे हुए थे, अतः पैर के पंजे दरवाजे में अड़ने और कोहनी से दरवाजा खोलने के बाद मैंने ऊंची आवाज में कहा, कहाँ हो? मैं आगे इससे भी तेज आवाज में उसे पुकारता, तभी पीछे फोन की घंटी बजे उठने की आवाज आई। घंटी बज रही थी। शार्लेट का कहीं पता न था। मैंने पैक करीब के स्टूल पर रख दिया, बढ़कर फोन उठाया। फोन उठाते ही दूसरी ओर से मैंने आवाज सुनी, हेलो, मैं टॉमसन बोल रहा हूँ। लेस्ली टॉमसन हमारा पड़ोसी था। जी कहिए। मिसेस हिम्बर्ट अभी अभी एक कार के नीचे आई गई है। क्या बकते हो? कहने को तो मैं कह गया, मगर याद आया कि कहीं वह बुरा मान गया हो। मैंने अपनी आवाज संभाली, आप क्या कह रहे हैं? शार्लेट तो अभी अभी यहाँ बैठी थी। उसने बुरा न मानते हुए अपनी बात दोहरा दी। वह उस समय के मेरे मनोभावों को अच्छी तरह जानता था। दुर्घटना की खबर सुनने के बाद इंसान बौखला जाता है। इस सहज बात को वह शायद जानता था। मेरे मन मस्तिष्क में सन्नाटा सा छा गया। घर में पहुंचकर फ्रिज खोलते ही ख्याल आया कि स्कॉच के 2 पैक बनाकर शार्लेट के पास ले जाना चाहिए। उसे स्कॉच बहुत पसंद है। स्कॉच का पैक पीते ही उसका मुंह ठीक हो जाने वाला था। उसके लिए स्कॉच का पैक तैयार करने से पहले मैंने बियर का 1 पैक गले से नीचे उतारा, फिर स्कॉच के 2 पैक तैयार किए। दोनों हाथों में 2 पैक और बगल में बोतल दबाए मैं डाइनिंग रूम की ओर सोचता हुआ बढ़ रहा था कि शार्लेट अभी भी न मानी तो क्या करूंगा।
ये लो, तुम्हारे लिए स्कॉच के पैक लाया हूँ। डाइनिंग रूम में मैं कदम रखते ही मैंने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन कोई जवाब न मिला। वो वहाँ थी ही नहीं। मैंने डाइनिंग रूम से गुजर कर हॉल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। सोचा शायद वह अंदर चली गई होगी। दोनों हाथ फंसे हुए थे, अतः पैर के पंजे से दरवाजा में अड़ाने और कोहनी से दरवाजा खोलने के बाद मैंने ऊंची आवाज में कहा, कहाँ हो? मैं आगे इससे भी तेज आवाज में उसे पुकारता, तभी पीछे फोन की घंटी बज उठने की आवाज आई। घंटी बज रही थी कि शार्लेट का कहीं आता पता न था। मैंने बैग करीब के स्टूल पर रखकर बढ़कर फोन उठाने गया। फोन उठते ही दूसरी ओर से मैंने आवाज सुनी, हेलो, मैं टॉमसन बोल रहा हूँ, लेस्ली टॉमसन। लेस्ली टॉमसन हमारा पड़ोसी था। जी कहिए, मिसेज हम्बर्ट अभी अभी एक कार के नीचे आ गई हैं। क्या बकते हो? कहने को तो मैं यहाँ कह गया, मगर याद आया कि कहीं वह बुरा न मान गया हो। मैंने अपनी आवाज़ संभाली, आप क्या कह रहे हैं? शार्लेट तो अभी अभी यहाँ बैठी थी। उसने बुरा न मानते हुए अपनी बात दोहरा दी। वह उस समय के मनोभावों को अच्छी तरह जानता था। दुर्घटना की खबर सुनने के बाद आदमी बौखला जाता है, इस सहज बात को शायद जानता था। मेरे मन मस्तिष्क में सन्नाटा सा छा गया। आप जल्दी आ जाइए। टेलीफोन पर आवाज बुझी और कनेक्शन कट गया। शार्लेट, शार्लेट, मैंने 2-3 बार चिल्लाकर पुकारा, लेकिन मकान में मेरी आवाज सिर्फ गूंज कर रह गई। हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलकर मैं मकान से बाहर आया और टॉमसन के मकान की ओर बढ़ा। जिस समय मैं सड़क पार करने के बाद टॉमसन के मकान के करीब पहुंचा तो वहां कुछ अजीब ही नजारा था। सड़क के उस ओर एक बड़ी काली गाड़ी पटरी पर चढ़ी उल्टी पड़ी थी। गाड़ी के दोनों दरवाजे किसी फेंक दी गई किताब के पन्नों की तरह खुले पड़े थे। कार की दाहिनी ओर एक बुढ़ा आदमी औंधा पड़ा था। अच्छे कपड़े पहने जिस मजे से वह बुढ़ा लेटा हुआ था, उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि बुढ़ऊ कुछ देर पहले ही परलोक से हार गए हैं। आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। टॉमसन पुलिस के 2 सिपाहियों के साथ खड़ा बातचीत कर रहा था। बाद में मालूम हुआ कि ये सिपाही पास में ही किसी चौराहे पर लोगों के लाइसेंस चेक कर रहे थे, इसलिए दुर्घटना की खबर पाते हुए इतनी जल्दी से आ पहुंचे। मैंने टॉमसन के पास जाकर कुछ आगे झुका ही था कि शार्लेट की लाश पड़ी दिखाई दी। ओह माय गॉड! कार का पहिया उसके सिर पर गुजर गया था। सिर्फ उसका धड़ पहचाना जा सकता था। सिर की जगह कुचली हुई हड्डियों और मांस के लोथड़े थे। मैं शार्लेट के चेहरे की तरफ देखकर कुछ सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि एक आदमी ने मुझे 3 खत पकड़ाए। ये वही खत थे जिन्हें डालने के लिए शार्लेट इतनी जल्दी सड़क पार कर लेना चाहती थी कि उसे इर्द गिर्द और ट्रैफिक का कुछ भी ध्यान न रह गया था। बेचारी शार्लेट। उसी समय डॉक्टरों की टीम आ पहुंची। डॉक्टर ने लाश का मुआयना किया। मैंने अपने आप को पूरी तरह नियंत्रण में रखा और जब पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ की तो बिना लड़खड़ाए सारे सवालों का जवाब देता चला गया। शार्लेट की लाश जिस समय घर में लाकर रखी गई, उसी लाश पर पड़ी हुई चादर और डूबते हुए सूर्य का रंग बिल्कुल एक जैसा था। शार्लेट की सहेली जीन और उसका पति जॉन इस बात को महसूस करके मुझे शार्लेट का आकस्मिक दुर्घटना में मौत का कितना गहरा सदमा पहुंचा हुआ होगा, वे मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे पास ही टिक गए थे। शार्लेट की लाश नीचे हाल ही में रखवा दी गई थी। मैंने अपने कमरे में आ गया। वे हमारे बेडरूम में चले गए। कहने को तो जॉन और जीन मेरे दुख में हिस्सा बांटने के लिए रात में मेरे यहाँ ठहर गए थे, लेकिन देर तक उनके कमरे से जिस तरह की आहटें सुनाई देती रही, उससे मैं इस बात का अनुमान लगाना कठिन न था कि मेरा दुख हल्का करने के साथ साथ वे अपना गम गलत करने की कोशिश में अकेले होते ही बेहिचक जोर शोर से जुट गए थे। शार्लेट के अंतिम संस्कार करने और दूसरे रस्मों का रिवाज की अदायगी दूसरे दिन हुई। दोपहर जब हम शार्लेट की लाश दफना चुके थे, जॉन और जीन हमसे कुछ देर की छुट्टी लेकर अपने घर गए और इस तरह से कुछ देर के लिए मैं अकेला छूट गया। इसे मैं अपना सौभाग्य कहूँगा। शार्लेट के अपने पड़ोसियों के संबंध बहुत अच्छे थे, वरना अपना दुख प्रकट करने आने वाले लोग रो रो कर कमरे का फर्श तरतर कर गए थे। जीन और जॉन के दोबारा घर से लौट कर आने तक मैं अपने कमरे में आराम से पड़ा रहा। किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। वे दोनों शाम को लौट कर आए। जीन कॉफी बनाई और कॉफी पीते समय रस्म निभाने के लिए शार्लेट की बात छेड़ दी। उन्हें शायद भ्रम था कि अगर मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा तो मैं शायद शार्लेट के गम में आत्महत्या कर लूंगा। मेरे मन का दुख हल्का करने के लिए वे मरने वाली चर्चा करता रहना चाहते थे और मुझे सामाजिक ढोंग निभाना पड़ रहा था। मेरे सामने ललिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर रहा था। उसके लिए शार्लेट की सहेली और उसके पति को विश्वास में लेना बहुत आवश्यक था। मुझे उन्हें इस बात के लिए पूरी तसल्ली करानी थी कि वे शार्लेट की मौत के बाद ललिता की परवरिश का मुझसे सुपात्र कोई और नहीं है। ललिता की परवरिश मुझसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता था। जब वे अपने घर गए थे, उस बीच में इस मामले पर मैं खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था कि मन ही मन एक कहानी गढ़ ली थी कि मुझे शार्लेट की किताबों में से कई वर्ष पूर्व की पूरी जवानी के दिनों का एक फोटोग्राफ मिला था, जिसे उन दिनों को दिखाकर मैं एक छोटी सी कहानी गढ़ ली थी कि मेरी और शार्लेट की मुलाकात अब की नहीं 15 वर्ष पूर्व की थी।
उस समय हम दोनों जवान थे, अविवाहित थे। पहली नज़र में हम दोनों एक दूसरे को हो गए थे। पिस्की में हमारा इश्क 2 साल तक जोरों से चलता रहा था। फिर मुझे किसी काम से कुछ समय के लिए यूरोप जाना पड़ा। मेरे पीछे शार्लेट के माँ बाप ने ज़बरदस्ती उसकी कहीं शादी कर दी थी। यूरोप से लौटने के बाद मुझे इस बात का पता चला तो मैं शार्लेट के गम में पागल सा हो गया था। मगर अब क्या हो सकता था, शार्लेट किसी और की हो गई थी। मैं कुछ वर्षों तक यूरोप के शहरों में भटकता रहा। शार्लेट की एक अभिन्न सहेली के माध्यम से मुझे उसके बारे में हाल समाचार के बराबर मिलता रहा। मुझे इस बात की जानकारी भी मिली थी कि शार्लेट के कथानुसार उससे पैदा होने वाली बेटी मुझसे ही थी, जबकि जिससे उसकी शादी हुई थी उसने अपनी समझी थी। बदनामी के गहरे दलदल में न फंसने के डर से शार्लेट अपने पति से इस बात को छुपा गई थी। उसके इस पति से उसे एक बेटा भी हुआ था जो ज्यादा दिनों तक जीवित न रह सका। यह बेटा वाला सीन इतना सटीक था कि जीन ने झट बात को लपक लेते हुए कहा, हाँ, शार्लेट ने बेटे वाली बात मुझसे भी बताई थी, और जहां तक मैं जानती हूँ यह बात उसने सिर्फ मुझे ही बताई थी। जी हाँ, शार्लेट ने कहा। जी हाँ, शार्लेट कहा करती थी कि यहाँ आप उसकी अभिन्न सहेली हैं। हर दिन वह 2-4 बार आपका जिक्र किए बगैर न रहती थी। जीन इस बात से प्रसन्न हो गई। मैं अपनी बात आगे कहकर उसे विश्वास में लेता रहा कि अंततः बेटी के साथ अकेली रह जाने वाली शार्लेट को मुझे स्वयं जब यह महसूस हुआ कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए तो मैं यहाँ आ गया। शार्लेट ने मुझसे शादी कर ली। पति पत्नी सहानुभूति से भरे भाव से मेरी कहानी सुन रहे थे। इस कहानी के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि वो इस बात पर विश्वास कर लें कि शार्लेट से मेरी मुलाकात पिछले कुछ महीनों का न होकर पिछले 15 वर्षों के साथ ही ललिता पराई औलाद न होकर मेरी अपनी बच्ची थी। अपनी कहानी को शार्लेट हमेशा के लिए बिछुड़ जाने के पॉइंट पर लाकर छोड़ते समय मैंने अपनी आंखों पर रुमाल रख लिया। जीन को इस कहानी पर इतना विश्वास हो गया था कि वह न सिर्फ सहानुभूति के साथ साथ मेरी प्रशंसा के भाव में भरी, बल्कि अब तो इस बात का भी यकीन हो गया था कि जरूरत पड़ने पर वह लोगों के सामने झूठ भी बोल सकेगी कि मेरी और शार्लेट की पहचान 15 वर्ष पूर्व से रही है। उसने काफी कप प्लेट में रखते हुए जान की तरफ देखा, मानो आकारी हो। देखा, सच्चे प्रेमी ऐसे होते हैं। जीन और जान अपनी किसी काम से बाहर गए ही थे कि कुछ देर बाद लॉसली मुझे मिलने चला आया और मैंने सड़क पार करके घर की ओर बढ़ते देख लिया था। उसे आता देखकर मेरे दिमाग में तेजी से एक बात आई। मैं तेजी से लपक कर हाल की ओर भागा। दरवाजा खोलने से पहले मैंने टेलीफोन का एक रिसीवर हुक पर से उठाकर मेज पर रख दिया। जाकर दौड़ते दौड़ते दरवाजा खोला और लॉसली से बिना कुछ बोले अंदर जाकर फोन उठा लिया। जब लॉसली अंदर आया तो मैं फोन पर बातचीत कर रहा था। हाँ, जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, नहीं, बहुत जरूरी है। आप हर सवाल में मुझे बता दीजिए। जी हाँ, घर पर ही रहूंगा। देखिए, पैसे की परवाह न कीजिए। अच्छा, गुड बाय। अब तक लॉसली अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया था। मैंने उससे क्षमा मांगते हुए बताया कि ललिता के कैंप इंचार्ज से बात कर रहा था। मैं चाहता था कि ललिता घर आ जाए, लेकिन इंचार्ज ने बताया कि वह 2-3 दिन के लिए पर्वतारोहण के लिए गई हुई है और कल शाम तक लौट आएगी। हम इस विषय पर बात ही कर रहे थे कि तब तक जान और जीन आ गए। मैंने उन्हें भी वही बात बता दी जो लॉसली को बता चुका था। अब क्या किया जाए, जान ने कहा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जीन ने बोली। आप लोगों को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, लॉसली ने कहा। थोड़ी देर तक हम चुप रहे, फिर जान ने सुझाव रखा, मैं गाड़ी लेकर चला जाता हूँ और आप ललिता को अपने साथ ले आऊंगा। अभी जान की बात पर विचार होना शुरू भी न हुआ था कि फोन की घंटी फिर बजी। मैं उठाकर फोन पर गया ही था कि हेलो कहते ही पता चला कि फोन लेस्ली के लिए। उसका मैनेजर कुछ जरूरी कागजातों पर उसके हस्ताक्षर कराना चाहता था। लॉसली माफी मांगकर चला गया। हम कमरे में 3। लॉसली के जाते ही मैंने जान से फिर कहा, अब क्या होगा, अब क्या सोचा। जान कुछ कहता इससे पहले ही जीन कह पड़ी कि अगर तुम चले जाओगे तो यहाँ अकेले न रह जाएंगे। जान चुप हो गया। मैं भी चुप था। फिर दोबारा जीन ही बोली, खैर कोई बात नहीं, मैं इनके यहाँ ही सो जाऊंगी। उसने यह बात कुछ इस अंदाज से कही थी कि रात अकेले में मैं उसके कथन का अर्थ तलाशने की चेष्टा करता रहा। जब मैंने देख लिया कि दोनों पति पत्नी हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए हैं तो एक्टिंग का सहारा मुझे लेना पड़ा। मैंने उन्हें समझाना शुरू किया कि अगर उसे लेने जाने के लिए कोई और गया तो वह झट सवाल करेगी, उसकी माँ या मेरे से कोई क्यों नहीं आया। न जाने की वजह बताई गई तो माँ की मौत का जबरदस्त शौक उसे लगेगा। इस शौक से कहीं वो पागल हो जाए। मैंने सोचा था कि तीर निशाने पर लगेगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई भी उठाने के लिए तैयार न होगा कि शौक लगने से पागल न होने की बात को नकार सकता। पति पत्नी चुप हो गए। कुछ देर खामोशी रही। फिर जान ने कहा, देखिए, हम लोग शार्लेट को पिछले 1.5 साल से जानते हैं। उसकी मृत्यु के बाद ललिता की जिम्मेदारी हम पर आ जाती है। आप उसके पिता सही, मगर आपको यहाँ आए हुए 2 महीने हुए हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि आप ललिता की अच्छी देखभाल कर लेंगे। जॉन मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी।
तुम कैसे बुद्धू हो कि इतनी सी बात भी ध्यान में नहीं आ सकती कि ललिता दरअसल इन्हीं की बेटी है? क्या तुम्हें याद नहीं है कि इन्होंने बताया था कि शार्लेट और उनके बीच प्रेम संबंध उनकी पहली शादी से है? उनकी शादी के पहले से उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई थी, मगर उसके गर्भ में उन्हीं की बच्ची थी और वही ललिता है। ओह माफ कीजिएगा जानने का, सचमुच मैं ही गलत समझा था। तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ही औलाद को अपने औलाद को पाने में किसको क्या ही असुविधा हो सकती है। मैंने इत्मीनान की सांस ली। मेरी नाटककारी पूरी तरह कामयाब रही थी। अगर मैंने नाटककारी न की होती तो समाज वाले मुझे ही मेरी ललिता से अलग कर देते और संभव है कि यह अलगाव हमेशा के लिए हो जाता। उस बस्ती के किसी भी औरत और मर्द को यह बात हजम न होती। ललिता की मैं किसी को यह बात हजम नहीं होती कि मैं कुछ दिन का आया व्यक्ति, कुछ समय के लिए ललिता का बाप बनने वाला इंसान, जिसने ललिता के कैंप जाने के बाद उसकी माँ से विवाह किया था और जिसकी माँ उसके कैंप से वापस लौटने से पूर्व ही दूसरी दुनिया का सफर कर चुकी थी, जिसने एक दिन क्या एक घंटे का भी बाप का प्यार मुझसे ना पाया था। वह उसकी माँ से जुदा होने के बाद उसके बाप के लिए प्यार के हवाले कैसे कर देते? मेरी चालाकी काम आ गई थी। फिर तो यह योजना बनने लगी थी किस तरह मैं ललिता के कैंप जाकर उससे मिलूंगा और उसे बताऊंगा कि उसकी माँ ऑपरेशन होने वाला है और उसे मैं 2-3 दिन का सैर कराने के बाद इस बात के लिए बताने के लिए वातावरण का तैयार कर लूंगा कि उसकी माँ की मौत हो गई है। अगले दिन मैं गाड़ी लेकर ललिता के कैंप के लिए रवाना हो गया। जान और जीन दोनों ने मुझे विदा किया। विदा के समय जीन ने मेरी हाथ बढ़ाया और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर अपना ख्याल रखेगा। अब तो बच्ची आपके जिम्मे तो है ही, लेकिन बच्ची से ज्यादा आपका डर है। मैं उस समय उसके इतने करीब था कि उसकी आंसुओं से झिलमिलाती आंखों को मैं साफ देख रहा था। मैं गाड़ी पर हवा में उड़ा जा रहा था। यह 15 अगस्त 1947 तक की कहानी है, जिसके लिए जी चाहता है कि मैं अपनी डायरी के सारे पृष्ठों पर ललिता 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 लिख कर भर दूं। आप यह भी समझ सकते हैं कि शार्लेट की मृत्यु के बाद मेरे सामने ललिता से मिलने के सारे रास्ते खुल गए थे और मैं मजे से सुख की सांस लेता हुआ कल्पनाओं में डूबा हुआ अपनी मंजिल पर बढ़ चला जा रहा था। पर वास्तव में ऐसा या नहीं। शार्लेट की मौत के बाद मुझे और भी फिक्र घेरे हुए थे। मुझे यह भी सोचना पड़ रहा था कि अगर ललिता ने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया, ललिता के मेरे इरादों को भाप गई, तो मुझे लग रहा था कि किसी न किसी तरह कोई न कोई ऐसी बात जरूर हो जाएगी, मुझे ललिता से दूर कर देगी। रैम्सडेल का मौसम सुहाना था। लगभग 25 मील का सफर तय करने के बाद मुझे ख्याल आया कि कैंप वालों को अपने आने की सूचना मुझे पहले वे देनी चाहिए। टेलीफोन करने के लिए मैंने पार्किंगटन शहर में गाड़ी रोक दी। फिर फोन पर कैंप इंचार्ज से बात हुई। उन्होंने मुझे समझाया कि ललिता की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है और उसे इस स्थिति की इतनी गंभीर है कि ललिता को कैंप से लेकर उसके पास जाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही उन्हें इस बात की भी हिदायत दी गई कि डॉली को इस बारे में कुछ न बताया जाए। उधर से टेलीफोन बंद करने के पहले मुझे आश्वासन दिया गया कि घबराने की कोई बात नहीं है, जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो वह तैयार मिलेगी। पार्किंगटन का मौसम बहुत खराब हो गया था। तेज बारिश पड़ने लगी थी। आधी तूफान के साथ बारिश में सफर करना कहीं की भी अक्लमंदी न थी और फिर रात में ललिता के कैंप के एरिया में पहुंच जाना कोई तुक न थी। ललिता से मुलाकात तो अगले दिन ही होनी थी। मैंने यह भी सोचा था कि ललिता से मिलते ही सबसे पहले उसे बाजार ले जाऊंगा और उसे जी भर कर चीजें खरीदने की छूट दे दूंगा ताकि वह मुझ पर दिलो जान से न्यौछावर हो जाए। लेकिन इस खाली समय का उपयोग करने के लिए मैंने ललिता को साथ ले जाकर खरीदारी करने के बजाय खुद ही उसके लिए कुछ चीजें खरीदने का फैसला लिया। मैंने सोचा कि अगर वे चीज़ें उसे ले जाकर दूंगा तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगी और अपनी आदत के मुताबिक उछल कर मेरी गर्दन से लिपट जाएगी। बारिश के बावजूद मैं खरीदारी करने चला गया। शॉपिंग पूरी करने के बाद मेरी गाड़ी में एक के बजाय दो सूटकेस थे। पहला सूटकेस मैं रैम्सडेल से लेकर चला था और दूसरे सूटकेस में ललिता के लिए खरीदी गई स्कर्ट, ब्लाउज, पेंटियाँ, ब्रेजरी और मेकअप का ढेरों सामान भरा था। रात मैंने पार्किंगटन में ही गुजारी। ख्याल आया कि रात ललिता होटल में जैसे सब मुझे किसी अच्छे होटल में ठहरने का इंतजाम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए। खाना खा लेने के बाद मैं कमरे में जाकर सामान निकाला और आसपास के शहरों में ऐसा शहर ढूंढने लगा जो ललिता के कैंप से न बहुत अधिक दूर हो न बहुत अधिक नज़दीक। यह भी चाहता था कि शहर कम से कम इतना बड़ा जरूर हो कि जहाँ हम दोनों भीड़ भाड़ में खो जाए। बहुत ढूंढने के बाद मैंने ब्राइल लैंड को छांटा। ब्राइल लैंड ललिता के कैंप से 4 घंटे की दूरी पर था। 3-4 साल पहले मैं वहाँ गया भी था और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस शहर का सबसे बढ़िया होटल इंचेटेड हंटर्स है। मैंने सोचा था कि फ़ोन करके डबल बेड का कमरा बुक करा लेना चाहिए। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था वहाँ रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करके कहा था कि होटल हंटर्स का फ़ोन नंबर मालूम करके मुझे अवगत कराएं। रिसेप्शनिस्ट फ़ोन नंबर की तलाश कर रहा था। तभी मेरे मन का चोर ने कहा कि फ़ोन करके मैं डबल बेड का कमरा बुक कराने के बजाय टेलीग्राम से कमरा बुक कराने का इत्तला कर देनी चाहिए। लिहाजा मैंने
इंचेटेड हंटर्स जो होटल था को तार द्वारा रिजर्वेशन का ऑर्डर दे दिया। मुझे शंका था कि मेरे और ललिता के मिलन में कोई ना कोई व्यवधान अवश्य पैदा होगा। इस बात को सुबह उठते ही मैंने देखा। मैं 6 बजे ही सोकर उठ गया था। सिर में हल्का दर्द था। रात को शायद ज़्यादा शराब पीने की वजह से असर था। एक कप कॉफ़ी लेने के बाद, तरोताज़ा होने के बाद, मैं बाहर वातावरण में निगाह डालने लगा। मूसलाधार वर्षा अभी भी हो रही थी। बारिश के सांस रह रहकर तूफान का शोर भी बढ़ जाता था। कैंप के इलाके तक पहुंचने का रास्ता ऐसा न था जिस पर गाड़ी से बढ़ा जा सके। अतः मैंने इस बात का निर्णय लिया कि जब तक बारिश और तूफान का जोर घट न जाए यात्रा स्थगित रखी जाए। मैंने सोच लिया था कि 1-2 घंटे और भी बाहर निकलने लायक मौसम न हुआ तो एक बार पुनः कैंप इंचार्ज को फ़ोन करके मुझे इत्तला देनी पड़ेगी कि बारिश और तूफान रुकने के बाद ही मैं चलकर पहुंच सकूंगा। 9:30 बजे के करीब मौसम यात्रा करने लायक हुआ तो मैं अपना सामान सहेज कर नीचे खड़ी गाड़ी में आया। गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। 3 बार ट्राई करने के बाद भी इंजन स्टार्ट न हुआ तो मुझे शक हुआ। मैंने हुड उठाकर देखा। पिछली शाम बारिश में घूमते रहने की वजह से बैटरी खराब हो चुकी थी। बैटरी ठीक कराई। लगभग 11:30 बजे चलकर 2:30 बजे के आसपास कैंप पहुंचा। गाड़ी को चीड़ों की झुरमुट की छांव में खड़ा किया और कैंप का पता पूछने की कोशिश की। रास्ता दिखाने के लिए एक साइकिल वाला मुझे मंजिल तक ले गया। कैंप के अंदर पहुंचकर कैंप इंचार्ज से मुलाकात करने के 5-7 मिनट का इंतजार करना पड़ा। फिर वह मुस्कुराती हुई आई और देर करने के लिए माफ़ी मांगने के बाद कहने लगी, आप ठीक वक्त पर आ गए। डीली बिल्कुल तैयार है। मैंने उससे सिर्फ इतना बताया है कि उसकी माँ की तबीयत कुछ खराब है और उसका इलाज जारी है। मैंने धन्यवाद अदा कर बिल मांगा, पैसे अदा किए और इधर उधर देखने लगा। उसी समय क्लर्क ने एक रजिस्टर मेरे सामने लाकर रख दिया। मैं रजिस्टर के पृष्ठ पलटने लगा। हस्ताक्षर करने के लिए जब मैंने जेब से पेन निकाला ही था कि मुझे लगा कि ललिता आ गई है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद चेहरा पीला पड़ गया था। न चाहते हुए भी जब मैंने अटैची घसीटती डगमगाती हुई उसने कहारा देखा तो पाया कि वह अपनी सी लग रही है। मुझे नजरें मिलाते ही हेलो और अधखुले होठों से मुस्कुराई हुई मेरे जवाब का इंतजार करती दीवार से सर लगाकर खड़ी हो गई। मुझे लगा कि ललिता पहले से ज्यादा पतली और लंबी हो गई है। फिर उस पर भरपूर नजरें जमाते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने सौंदर्य की वही आधारवर्त प्रतिमा खड़ी है जिसके शरीर की रेखाओं को छूने के लिए मैं बारिश और तूफान में भीगता जंगलों और पहाड़ियों को लांघता इतना बड़ा खतरा उठाकर वहां आया हूँ। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बाल सहलाने लगा। गाड़ी पर बैठते ही उसने अपने घुटने पर मंडराती एक मक्खी का काम तमाम किया। उसके बाद उसने उचककर शीशों में से तेजी से पीछे छूटते कैंप की ओर देखा और फिर खिड़की से दरवाजा खोलने के बाद आराम से जमकर बैठ गई। माँ कैसी है? उसने पूछा। घबराने कोई बात नहीं, डॉक्टरों ने सलाह दी है कि रेम्सडेल के बजाय उसे लैपिंग विले में रहना जरूरी है। तुम ललिता के बारे में जानती हो ना? लैपिंग विले एक गांव है। वहाँ 19वीं सदी का महान कवि। हम वहाँ तक कब पहुँच जाएंगे? उसने बीच में ही मेरी बात काट दी। तेज से तेज चले भी तो 9 बजे के पहले नहीं पहुँच सकते। अतः आज की रात हम ब्राइल लैंड में ही रुकेंगे। कल सुबह लैपिंग विले जाने की सोचेंगे। और कहो, तुम्हारे कैंप का अनुभव कैसा रहा? ठीक रहा। तुम्हें एकाएक मेरा आना बुरा तो नहीं लगा? नहीं। कोई बात करो। तुम तो हाँ न मैं जवाब दे रही हो। क्या बात करूं डैडी? मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रही है। कैंप के अनुभव के बारे में बताओ। एक बात बताओगे डैडी? क्या? तुम मेरी मम्मी से विवाह क्यों किया? तुम अभी बच्ची हो, अब ये बात नहीं समझ सकोगी। जब बड़ी हो जाओगे तब जानोगे कि भावनाएं और परिस्थितियां कई बार व्यक्ति को अनायासी संबंध जोड़ने के लिए बाध्य कर देती है। 2 चीजें हैं जो कि व्यक्ति को अनायासी संबंध जोड़ने के लिए बाध्य कर देती है। वो है भावनाएं और परिस्थितियां। वह चुप रही। शायद बोर हो गई थी। शायद उसे पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा था। थोड़ी देर तक हमारे बीच चुप्पी व्याप्त रही। हमारी गाड़ी सरसराते हुए लैंडस्केप पहाड़ियों पर से गुजरती रही। मुझे तुम्हारी याद आती थी। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ी। इससे क्या फर्क पड़ता है? और अब तो तुम्हारे पास मम्मी है। मेरी याद करने का तो वक्त भी मुश्किल से मिलता होगा। ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने गाड़ी की स्पीड धीमी करते हुए कहा। तुम नहीं जानते, तुमने इतनी देर से मुझे प्यार तक नहीं किया। उसकी इस अदा पर मैं मर मिटा। पैर यकायक ब्रेक पे जा पड़े और गाड़ी रुक गई। मैं अभी स्टीयरिंग व्हील से अपने हाथ
हटा भी ना पाया था कि ललिता मेरी बाहों में सिमटी। अगले क्षण हमारे होंठ 1.5 महीने से प्रतीक्षा करते हमारे होंठ पिस रहे थे। मैं उसे डरते डरते चूम रहा था। आगे ऐसे जैसे कोई प्यासा यकायक दरिया के किनारे पर खड़ा कर दिया जाने पर सहमता सहमता सा पानी पीता है। लेकिन वह तो जैसे पागल हो गई थी। होठों से होठ मिलते ही उसकी जिह्वा का अगला सिरा दांतों के बीच लपलपाने लगा। वह मुझे चूमना नहीं पीस देना चाहती थी और मैं डर रहा था। शायद डर रहा था कि कहीं उत्तेजित होकर उस गाड़ी में ही कोई ऐन न कर बैठूं जिसके लिए आगे चलकर शर्मिंदा होना पड़े, या तुझे पाकर ललिता होटल पहुंचने से पहले ही डर के पीछे हटने की बात सोचने लगे। जब ललिता की आंच कुछ ठंडी पड़ी तो मैंने उसे कंधों से पकड़कर आहिस्ता से अलग कर दिया। अगर माँ को कहीं हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा, ललिता ने यकायक पूछा। अब गाड़ी दोबारा सड़क पर दौड़ने लगी थी। मैंने ललिता के आदेश का उत्तर देते हुए कहा, कैसी बात करती हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्या हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते? मेरा ख्याल है कि कल यहाँ भी काफ़ी बारिश रही होगी। तुमने कल का समय कैसे गुजारा? किसी किताबी हीरो की तरह एक्टिंग मत करो डैडी। कैंप में अवश्य ही कुछ न कुछ नई बात होगी। मैंने उस विषय से उसे भटकते हुए कहा। हाँ हुई तो है। फिर मुझे बताओ। ऐसे नहीं बता सकती। आप गाड़ी को एक तरफ जरा सड़क के किनारे खड़ी कर दीजिए, तभी अच्छी तरह समझा सकूंगी। मैंने हैरान होकर उसकी ओर देखा तो पाया उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट बिखरी हुई है। मैं फिर परेशान हो उठा। पता नहीं वह मुझे बना रही थी या हाल ही में पढ़े गए किसी उपन्यास की नायिका का पार्ट अदा कर रही थी। थोड़ी देर तक मैं चुपचाप गाड़ी को ड्राइव करता रहा। फिर उसने खुद ही कैंप के बारे में बताना आरंभ कर दिया। रास्ते में हम एक जगह आइसक्रीम लेने के लिए रुके, लेकिन कोई खास बातचीत नहीं हुई। अलबत्ता एक बार जब मैंने हाथ उसके कंधे पर रखा, उसने हाथ हटा दिया, जैसे उसे मेरी हरकत पसंद नहीं हो। मैं चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता रहा। होटल पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए। होटल के पोर्च पर पहुंचते ही एक निग्रो ने कार का दरवाजा खोलकर हमारा स्वागत किया। अटैची का केस उठाकर आगे आगे चलने लगा। ललिता को लाउंज में बैठने को कहकर मैं रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। रिसेप्शन पर एक गोल मोटोल क्लर्क बैठा था। मैंने उसको अपना नाम बताया और टेलीग्राम का हवाला देकर कमरे के बारे में पूछा। उसने रजिस्टर फाइलें उल्टी, उसे टेलीग्राम मिल गया। टेलीग्राम मिलने के बाद उसने रजिस्टर चेक किया, फिर खेदजनक स्वर में बोला, माफ़ कीजिएगा, आपने आने के बारे में समय का हवाला नहीं दिया था, अतः हमने कमरा 6:30 बजे तक सुरक्षित रखने के बाद किसी और ग्राहक को दे दिया है। लेकिन मेरे माथे की त्योरियां बढ़ी। उसने रॉब में आकर दोबारा रजिस्टर पलटते हुए कहा, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं कोई ना कोई दूसरा प्रबंध किए देता हूँ। ठीक है, कीजिए, मैंने बोर होकर कहा और लाउंज की ओर मुड़कर देखा। ललिता वहां सोफे पर बैठी एक सफेद रंग के छोटे से झबरे कुत्ते को सहला रही थी। कुत्ते की बुढ़िया मालकिन ललिता से बातें कर रही थी। उसी समय रिसेप्शन क्लर्क का स्वर मेरे कानों पड़ा, आपके साथ। जब मैंने ललिता की ओर इशारा किया तो उसकी आंखों में ऐसा भाव उभरा जैसे मैं कोई छोकरी भगा कर ले आया हूँ। मैंने स्वर उभारा, मेरी बेटी के साथ है। मैंने फूलदान की ओर देखते हुए कहा और ललिता की ओर इशारा किया। ललिता को उसको देखते हुए उसका संदेह मिट गया। उसने आपके असिस्टेंट से पूछा, क्यों कमरा नंबर 49 खाली है ना? हाँ, असिस्टेंट ने जवाब दिया, कमरा खाली है और अगर ये चाहे तो हम वहाँ एक बेड और लगवा देंगे। जी नहीं, मेरी पत्नी अभी 1-2 दिन से पहले नहीं आ पाएगी। मैं और डोली आराम से एक कमरे में सो सकते हैं। आप जरा सामान रखवाएं तो आपको कमरा दिए देता हूँ, कहकर उसने बोर्ड से चाबी उतारकर मेरे हाथ में थमा दी। चुटकी बजाकर पोर्टर को इशारा किया। पोर्टर ने सामान उठा लिया। कमरे में पहुंचकर मैंने पोर्टर को टिप दी। उसके बाहर जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। हम लोग एक ही कमरे में सोएंगे क्या? ललिता ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। हाँ डैडी तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों? माँ को पता लग गया तो मेरा गला ही घोंट देंगी और तुम्हें तलाक दे देंगी। मुझे हैरत हुई। ललिता को एक कमरे में सोने के संबंधों का पता था या अंधेरे में तीर चला रही थी। घबराहट से बचने के लिए मैंने खिड़की के पास चला गया और पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलने लगा। खिड़की खोलकर जब मैंने हटाकर देखा कि ललिता बाथरूम जा रही थी। उसके बाथरूम से लौटते लौटते मैंने दूसरा सूटकेस खोलकर बेड पर रख दिया था। उसके आते ही झटके से सूटकेस खोल डाला। जिस समय उसने सूटकेस खोला, मैं शीशे के पास खड़ा टाई ठीक कर रहा था। खुले सूटकेस को देखकर वो जैसे स्तब्ध हो गई। शायद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो आ रहा था। फिर जोर से बोली, ओ डैडी तुम कितने अच्छे हो। और एक एक करके मालाएं, टॉप, स्कार्फ, ब्लाउज, स्कर्ट और मेकअप का सामान निकालकर पलंग पर रखने लगी। जब सारा सामान बेड पर बिखर गया तो वह उठी और आकर मेरी बाहों में सिमट गई। मैं बिना हिले डुले कंधों पर हाथ रख के खड़ा रहा।
हिलने डुलने की जरूरत भी नहीं थी। उसके जिस्म की हल्की हल्की गर्मी और बालों से उठती नर्म खुशबू ने मुझे वैसे ही पागल कर दिया था। अकेले कमरे में ललिता की धड़कती हुई बाहों के घेरे में घिरा हुआ कोई मूर्खता कर बैठता, तभी वह हटकर बेड की ओर चली गई। जब हम डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो वहाँ ज़्यादा लोग न थे। ललिता ने कपड़े पहन रखे थे और बहुत खुश नजर आ रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर सफ़र की थकान का असर था। वेट्रेस के खाने का ऑर्डर देने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम लोग कैंप में कितने बजे सोते थे? कहते कहते उसने जम्हाई और 12 का शब्द फैलाकर जम्हाई में गुम हो गया। हम लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए लोगों को देख रहे थे। एक मोटे आदमी को देखकर ललिता ने मेज पर रखे नैपकिन से खेलते हुए कहा, यह मोटा आदमी हमारे डॉक्टर जैसा लगता है ना? हाँ, मैंने हंसकर उसकी ओर देखते हुए कहा और मीनू को दोबारा पढ़ने लगा। इतने में वेट्रेस ने खाना लगा दिया। खाना खाने के बाद जब हम ललिता को आइसक्रीम खा रही थी तब मैंने योजना अनुसार जेब से नींद की गोलियों की शीशी निकाली। मैं जानता था कि ललिता अपनी उत्सुकता रोक ना पाएगी। उसकी उत्सुकता को जगाने के लिए मैंने शीशी इस तरह पकड़ रखी थी कि शीशी आधी दिखती रहे आधी छुपी रहे। यह क्या है? ललिता ने आइसक्रीम खाते खाते पूछा। कुछ नहीं, कुछ तो है जरूर, प्लीज़ बताओ ना। मैंने चारों ओर देखा और डाइनिंग हॉल खाली हो चुका था। वेट्रेस काउंटर पर खड़ी बिल बनवा रही थी। मैंने शीशी में से गोली निकालकर हथेली पर रखी और शीशी जेब में डाल दी। लाल रंग की गोली देखते ललिता ने पूछा, ये किस लिए है? पड़ता है ताकत बढ़ाने के लिए। इसे खाने से आदमी कभी बीमार नहीं। मैं भी खाऊंगी। मैं जानता था कि वह ऐसा जरूर कहेगी। थोड़ी देर ना नुकुर के बाद मैंने गोली उसे दे दी। उसके घूंट के साथ गोली निकल ली। वेट्रेस बिल लेकर आई पर हस्ताक्षर किए और उठ खड़ा हुआ। ललिता मेरे साथ गोली ने बहुत जल्दी असर दिखाया। लिफ्ट से कमरे तक पहुंचते पहुंचते ललिता आंखें मूंदी जा रही थी। एक बार तो उसने लड़खड़ा कर मेरा सहारा लिया। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने पूछा। कुछ नहीं, नींद जोरों की आ रही है। मेरा मन किया कि मुस्कुराऊं, मगर मुस्कुराने से ललिता को संदेह हो सकता था, अतः चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ता रहा। कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर बैठते ही वह फैल गई। अपने बूट तो खोल लो, मैंने कहा। वो मेरी बात सुनकर आह करती हुई बड़ी मुश्किल से दोबारा उठी। जल्दी जल्दी किसी तरह उसने बूटों के फीते खोले और मोजे उतार कर फर्श पर फेंके। बाथरूम जाकर कपड़े बदले और तकिए पर सिर रखकर लेट गई। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद जब मैंने अपना पाइप सुलगाया तो वह सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चला गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं शांत हो गया था, पर ऐसा नहीं। ललिता के सो जाने के बाद मैं बाहर आया था इस बात को देखने के लिए कोई वहाँ ऐसा दरवाजा तो नहीं है जिससे कोई आदमी अंदर आ सकता। संतुष्ट हुआ कि कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था और उसकी चाबी मेरे पास थी, जिसे मैंने जेब में पड़ी मुट्ठी में दबा रखा था। अब आप समझ गए होंगे कि कमरे से बाहर आने पर मतलब यह कतई नहीं था कि मैंने अपना इरादा बदल दिया था। जी नहीं, मेरे इरादे बिल्कुल दृढ़ थे, पर मैं जल्दबाजी से काम बिगाड़ने के बजाय सावधानी से धीरे धीरे काम करना चाहता था। मुझे इस बात का विश्वास था कि ललिता को सेक्स के मामले में थोड़ा बहुत अनुभव अवश्य रहा होगा, लेकिन यह एहसास कि उसकी उम्र अभी अपरिपक्व मुझे बार बार आगे बढ़ने से रोक रहा था। मैंने दरवाजे की होल से अंदर झांक कर देखा और सोचा कि अब तक वह न जाने क्या क्या सपने देख चुकी होगी। आसपास की आहट लेते हुए मैंने आगे बढ़कर लाउंज का चक्कर लगाया। वहाँ भीड़ भाड़ न थी। इक्का दुक्का लोग सोफे पर बैठे अखबार के पृष्ठ पलटने में लगे हुए थे। रिसेप्शन पर क्लर्क खड़ा उबासी ले रहा था। मुझे आता हुआ देखकर उसने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरी पत्नी का कोई फोन तो नहीं आया? मैंने पूछा और आराम के मूड में काउंटर पर कोहनियाँ टिका दी। उसने इनकार किया। तब ठीक है, तीसरा बेड लगवाने से पहले पूछ लीजिएगा, मगर हम लोग कल भी यहीं रुके, तब तीसरे बेड की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा खामख्वाह आप लोगों को कष्ट देने की क्या जरूरत आवश्यकता है। यस सर। वहाँ से हटकर मैं होटल के बरामदे में आ खड़ा हुआ। रात को घने अंधेरे में सड़क के किनारे जलते लैंप पोस्टों को इर्द गिर्द हजारों पतंगे मंडरा रहे थे। तुम भी इन्हीं में से एक हो, मेरे अंदर से कोई बोला और मैं अपनी अंदर से उठती हुई आवाज को अनसुना करने की कोशिश की। मैं बरामदे से निकलकर लाउंज की तरफ बढ़ ही रहा था कि एक व्यक्ति मेरी ही आयु के आसपास मेरे सामने आकर प्रश्न उछाल बैठा। यह चिड़िया कहाँ से फंसा लाए? शायद वह काफी देर से अंधेरे में बैठा हुआ था और उसकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो गई थी। क्षमा कीजिएगा, मैंने अंधेरे की ओर उसकी को आपने क्या बोला? मैंने अंधेरे में उसकी ओर देखने की कोशिश की। मेरे दिल की दशा बदल गई थी। मैं जिस स्थिति से बचना चाह रहा था मैंने आ गई थी।
कमरे से बाहर आकर इधर उधर चक्कर काटता हुआ मैं जो सतर्कता बरत रहा था, इसके पीछे यही तो कारण था कि किसी को शक न हो जाए कि मैं लड़की उड़ा लाया हूँ और इसके साथ होटल में रात गुजारना चाहता हूँ। ऐसा विचार रखने वालों के लिए तो मैं कमरे से बाहर आकर उस समय इधर उधर समय गंवा रहा था ताकि किसी को शक हो और रफा हो जाए। मेरा विचार था कि ऐसा इरादा रखने वाला कमरे से बाहर नहीं निकलता और अपना मतलब जल्द से जल्द गांठने के चक्कर में लग जाता है। पर ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं। वह कहावत कहाँ यहाँ चरितार्थ का मौसम पहले से अच्छा हो गया है। यह कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही थी। मौसम पहले से अच्छा हो गया है। उसने बात पलटी। इस बार मैंने उसकी बात जैसे पूरी तरह सुन ली थी। तभी तो कहा, जी हाँ, कल और आज की बारिश के बाद मौसम अच्छा हो गया है। लड़की कौन है? मेरी बेटी। बकवास करते हो, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। माफ़ कीजिएगा, आपने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। मैंने उसकी बात हवा में उड़ा दी। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि घूंसे मार कर उसका मुंह तोड़ दूं। अगर ललिता मेरी सगी बेटी होती तो वाकई में ऐसा ही करता, मगर चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात मुझे ऊंचा सुनने का बहाना बनाना पड़ रहा था। ऐसी वैसी कोई हरकत कर बैठा निसंदेह बवाल हो जाता। हो सकता था पुलिस तक मामला पहुंच जाता। ललिता से पूछताछ होती और वह पूछताछ में ठहर न पाते तो मामला मेरे विरुद्ध आ सकता था। मेरे और इसके बीच रिश्ते की अजीब कड़ी थी। मैं उसका बाप हो भी सकता था और नहीं भी। मान लेने वाले के लिए मैं उसका बाप था, न मानने वाले की नज़र में कुछ भी नहीं था। उसकी माँ के न रह जाने के बाद अगर देखा जाए तो मैं कुछ भी न रह गया था। मैं कह रहा था कि इस साल जुलाई में काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। इस लड़की की माँ कहाँ है? उसने मुझे फिर डराने वाला प्रश्न किया। है नहीं थी। ओह, कल आप लोग दोनों लंच मेरे साथ क्यों नहीं कर लेते? हम लोग कल सुबह ही चले जाएंगे। मुझे डर लगा। मैं उसके सामने ज़्यादा देर ठहरना नहीं चाहता था। न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे मैंने इससे ज़्यादा देर बातचीत की तो कमज़ोर पड़कर हकीकत उगल बैठूंगा। उस व्यक्ति ने ज़रूरत से ज़्यादा पी रखी थी, बावजूद इसके उसका जहन पूरी तरह होश में था और ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ही लाइन का आदमी हो। तभी उसने सारा मामला ताड़ लिया था। उसने पीछा छोड़ दिया था। मैं कमरे की ओर बढ़ने लगा था। कमरे में बिस्तर ललिता सोई पड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। साइड गाउन हट जाने से उसकी एक जांघ बिल्कुल नंगी हो गई थी और अपने बिस्तर की ओर देखा। ठंडा बिस्तर मुझे घूर रहा था। पता नहीं कब और कैसे मैं कपड़े बदलने और नाइट सूट पहनकर बिस्तर पर लेट गया था। बिस्तर पर लेटते ही जैसे ही मैंने सिर टिकाया तो पाया तकिया बिस्तर पर नहीं। मैंने ललिता की तरफ देखा तो वह तकिए को अपने सिर के नीचे रख मजे से सो रही थी। उसे सोता देखकर मेरी हिम्मत बंधी और मैं हिला और अपना घुटना ललिता के बिस्तर पर रखकर उसका चेहरा देखने लगा। उसी समय यकायक उसकी आंखें खुल गईं। मैंने ध्यान से देखा, वह सो रही थी। मुझे लगा शायद वहम हो गया था। क्या सचमुच वह जागी थी और एक क्षण को जाग कर फिर से सो गई थी? गोली खाकर उसका इस तरह जग जाना मुझे आश्चर्यजनक लगा। किसी बहुत ऊंची बुजुर्ग से छलांग उस ऊंची बुर्जी से छलांग लगाने वाले तैराक की तरह वह 1 मिनट तक मैं उस पर झुका रहा। फिर हिम्मत जुटाकर मैंने उसे छुआ ही रखा था कि उसने दोबारा। अभी मैंने उसकी बाँह सिर देखा तो इस बार धोखे कोई गुंजाइश न तो सचमुच जाग गई थी। बहुत दिनों बाद जाकर एक केमिस्ट से पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला था कि उसे उल्लू के पट्टे और केक पता चला था कि उस उल्लू के पट्टे और क्रेक डॉक्टर ने जो लाल गोली दी थी वो पागलों के लिए थी। साधारण लोगों पर गोली का कोई असर न पड़ता था। लेकिन ये सब बातें बात भी है। उस अंधेरे कमरे में ललिता 2 बार खुल जाने वाली आंखों से डरकर मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोचने लगा कि यह क्या मजाक हो रहा है। क्या सचमुच गोली फेल हो गई है? मैंने ललिता की तरफ देखा। वो चुपचाप सो रही थी। मेरा मन एक बार फिर उठकर उसकी ओर बढ़ने को हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जरा से हिलने पर वो दोबारा जाग जाएगी और शोर मचाकर सारा होटल सिर पर उठा लेगा था। मैं उसी तरह पड़ा रहा। अब मैंने अपना चेहरा उधर से हटाकर इधर उधर भटकाना आरंभ कर दिया। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि अमेरिकन होटलों में ज़्यादा शोरगुल किसी और जगह नहीं होता। कोई भी मौसम हो, दिन हो शाम हो, इन होटलों में किसी न किसी किस्म का शोर बना ही रहता है। हमारा कमरा लिफ्ट से अंदाजन 3 कमरे आगे था। जब कभी लिफ्ट नीचे जाती, एक हल्की सी गड़गड़ फर्श से उठकर दीवारों तक फैल जाती। कभी बरामदे के लोग हंसने का विदा होने की आवाज़ आती तो कभी कोई खांसता हुआ व्यक्ति आगे बरामदे से गुजरता हुआ सोने वाले को तालाब में पत्थर फेंक जाता और अपना नाम बताए बिना ही आगे गुम हो जाता। पास के कमरों के फ्लश चलने की, पानी के बहने की आवाज़ें, खिड़की के नीचे सड़क पर दौड़ते हुए ट्रकों की गुर्राहट, धीरे धीरे सारे शोर मेरी कनपट्टी पर हथौड़ियों की तरह खटखटाने लगे। मैं सोच रहा था कि कब तक ललिता के इस तरह सो जाने का इंतजार करूं कि वह एकाएक अचानक उठकर बैठ गई। मैं सहम गया। वह आंख बंद किए बड़बड़ा रही थी। किश्तियाँ, जल्दी करो, रोज रोज, हेलो। साफ था कि वह नींद में बड़बड़ा रही थी।
यह सोच कर कि उसने कहीं उसने बोलने के साथ साथ नींद में चलने की आदत भी ना हो, मैं उसे फिर से सुलाने के लिए अपने बिस्तर से सरक कर उसके बिस्तर पर चला गया। मैंने उसे छुआ ही था कि वह खुद ब खुद लेट गई। लेटते लेटते जो उसने करवट बदली तो उसकी कलाई जोर से मेरी ठुड्डी पर आ लगी। मैंने डरते डरते उसे दोबारा देखा। वह सो रही थी, लेकिन स्थिति अभी तक वही की वही थी। नाइट गाउन में लापरवाही से अपने नितंब मेरी ओर किए मुड़ी मुड़ी लेटी हुई ललिता की कुहनी पर सिर टिकाए अंधेरे में ललिता के नजदीक होने का उपाय सोचता रहा। जब तनाव अधिक बढ़ गया तो मैं उठकर बाथरूम चला गया। बाथरूम से बाहर निकला ही था कि ललिता ने अध खुली आंखों से झुझलाई आवाज में कहा, पानी। मैं समझ गया कि डिनर के बाद आइसक्रीम ज़्यादा खा लेने से उसे प्यास लगाई है। मैंने झटपट कांपते हुए ग्लास से उसे थमाया। उसने आंखें बंद किए पानी पिया और जब तक मैं ग्लास पकड़ूं मेरे नाइट सूट के आस्तीन से मुंह पोंछकर वो दोबारा औंधी हो गई। ग्लास मेज पर रखने के बाद मैं मुड़ा हुआ आराम से सो रही थी। आगे भी यह खेल चलता रहा। मैं जब भी उसकी ओर बढ़ने का इरादा करता वह कुलबुलाकर या तो करवट बदल लेती थी या मेरे नज़दीक आते आते चौंक कर जाग जाती। जाहिर था कि नींद की गोली का उस पर कोई असर न था। मैं शायद मुश्किल से 2 घंटे सो पाया हूँगा। वे दोनों घंटे मैंने ललिता को सपने देखते देखते गुजारे। कभी देखता हूँ समुद्र तट पर निरोस्त होकर दौड़ रही है और मैं मछुआ के जाल लिए उसे पीछे दौड़ा रहा हूँ। कभी लगता कि हम दोनों एक झील के कमरे तक आगे पीछे खड़े रेत में धीरे धीरे झुकती सरकती हुई गाड़ दिए गए हैं और वह रेत अपने नितंब मेरी ओर बढ़ा रही है। और प्रतीक्षा में जलती हुई मेरी आंखों पर उसके नितंब की गोलाइयां दबकर चपटी होने लगी। जिस समय मेरी आंख पुनः खुली सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। नीचे गाड़ियां आने जानी शुरू हो चुकी थी। नौकरों को काम करने की आवाजें उभरने लगी थी। मैंने घड़ी में समय देखा 5:45 का। ललिता अभी भी सो रही थी। उसे जगाने की कोई आवश्यकता न समझकर मैंने नित्य क्रिया निपटाई। 6:30 करीब ललिता भी जाग गई। ज्यूरी के माननीय सदस्यों, इन बातों का विस्तृत रूप में बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है क्योंकि मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ललिता के साथ बलात्कार करने पर नहीं तुला हुआ था। यह सत्य है कि मैं उसे पाना चाहता था, पाने के लिए दीवाना था, मगर यह दीवानगी उसकी रजामंदी के साथ ही उजागर करना चाहता था। मैं कोई भ्रष्टाचारी अपराधी नहीं था जो एक लड़की को अकेली पाकर उसे मसल देने पर तुल जाऊं। मैं कवियों की तरह कल्पनाओं के लोक में विचरता, योगियों की तरह अथाह धैर्य से काम लेता हुआ और इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि ललिता प्रसन्न होकर अपनी मर्जी से मुझे वरदान दे। यही हुआ भी। चौंकिए नहीं, मेरी बात को धैर्य से सुनिए। थोड़ी देर बाद आप स्वयं जान जाएंगे मैंने ललिता को कुछ भी करने को बाध्य नहीं किया था, बल्कि उसने खुद वासनाओं के उत्तेजित थप्पड़ों में बिखर जाने के लिए मुझे हाथ पकड़कर सुनहरी सांपों की अधिक घाटी में ढकेल दिया था। नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाने उसे जागने की प्रतीक्षा करता हुआ मैं बिस्तर पर अधलेटा पड़ा नाना प्रकार के विचारों में भरा हुआ था। अभी मैं इस आशंका से भरा हुआ था कि कहीं आंख खुलते ही मुझे एक बिस्तर पर पाकर वो शोर मचाना शुरू कर दे, कहीं वह रेमशली पहुंचकर माँ से मिलने की जिद न कर बैठे, तभी मैं क्या करूंगा। लेकिन ललिता ने ऐसा कुछ न किया। मेरी आंखें बंद थी। ऊपर मैं महसूस कर रहा था कि वह जाग गई है और बैठी बैठी मुझे देखे जा रही थी। फिर वह बिस्तर पर से पलटी खाकर मेरी ओर आई। उसे इंतजार की इंतहा हो चुकी थी। उसने रात भर हल पर प्रतीक्षा की थी कि मैं उसके शरीर को छूऊंगा और वह सब कुछ करूंगा जिसकी वजह उसे चाह थी, मगर मेरे संकोच ने उसे दूर ही रख छोड़ी थी। एक ही डबल बेड पर सोते रहने के बाद हम दोनों आलिंगनबद्ध तक न हो सके थे। मेरे संकोच को सही तरीके से समझकर उसने अपनी ओर से पहल कर दी। उसके अति निकट करवट बदल कर आ जाने के बाद मैंने शीघ्रता से हाथ न बढ़ाया तो उसने अवसारिका किसी मोहक और मादक मुस्कान से मुझे देखा। उसे मुस्कुराता पाकर मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने उसे बाल सहलाने शुरू कर दिए। उसके बालों से होती हुई मेरी उंगलियां अभी कंधों तक पहुंची ही थी कि वह एक झटके से उठी और मुझे चूमने लगी। उसके चुंबनों में एक ऐसा दबाव था जिसे महसूस कर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि स्कूल के दिनों में कभी न कभी ललिता को किसी कुंवारे टीचर से घनिष्ठ संबंध जरूर रहे होंगे। मैंने आंख खोलकर देखा, उसके गाल सुर्ख पड़ गए थे। मुझ पर झुकी झुकी ललिता की आंखों में ऐसी मुस्कुराहट थी जिसके सामने मेरी सारी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई थी। उसने धीरे धीरे मेरी कनपट्टियों से अपने होंठ सरकाने शुरू कर दिए और उसके हाथ मेरी कमर को छूते हुए नीचे सरकते चले गए। अब तो कोई संदेह न रहा कि वह इस मामले का अनुभव उठाए हुए थी। इसके बाद क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए सब नया था। वो ऐसे अनंत युगों से चली आ रही थी। इस सृष्टि की प्रक्रिया में हम दोनों की सांसें दहक रही थी।
बताने की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए सब नया था। वैसे अनंत युगों से चली आ रही इस सृष्टि की प्रक्रिया में हम दोनों की सांसें दहक रही थी। वैसे अनंत युगों से चली आ रही सृष्टि की इस प्रक्रिया में हम दोनों की सांसें दहक रहे थे। जैसा कि मैंने सोचा था कि ललिता अनुभव उठाई हुई थी, यह बात सच साबित हुई। मेरे पूछने पर उसने यह बात बेझिझक स्वीकार कर लिया। खाने की मेज पर उसने उसने बनाता बनाता शुरू किया। टुकड़े टुकड़ों में उसने जो बताया उससे पता चल गया कि लड़की ने उसे यौन उत्तेजन ताल पहले किसी और कैंप में जा पाठ पढ़ाया था। मैंने उस लड़की का टुकड़े टुकड़ों में उसने जो कुछ बताया था उससे पता चल गया कि एक लड़की ने उसे यौन उत्तेजन ताल पहले किसी और कैंप में जा पाठ पढ़ाया था। जब मैंने उस लड़के का नाम पूछा तो उसने बताने से इनकार कर दिया, मगर वह उत्सुकता जगा उठी। मैंने पूछा, क्या ग्रेस एंजिल नहीं, रोज नहीं, एगेंस नहीं, मगर तुम्हें ये सब नाम कैसे पता चले? रेमस्टल में एक बार तुम्हारी कॉपी देखी थी, उसी में इन सब लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। थोड़ी देर तक हम दोनों चुप चुप रहे। अपने खाने में लगी रहकर वह बोली, अच्छा तो जानना ही चाहते हो तो सुन लो, उसका नाम एलिजाबेथ था। मुझे हल्का सा आश्चर्य हुआ। एलिजाबेथ तो ललिता की क्लास की सबसे अच्छी लड़की के रूप में जाना जाता था। शार्लेट बड़े गर्व से अपने मेहमानों के सामने बताया करती थी कि ललिता की एलिजाबेथ अच्छी सहेली है। गोया कि एलिजाबेथ की शराफत के साथ ललिता की शराफत की गारंटी लेती थी। काश शार्लेट यह सुनने के लिए जिंदा रहती कि उसकी बेटी को सेक्स का पहला पाठ पढ़ाने वाली क्लास की सबसे सीधी और शरीफ लड़की एलिजाबेथ ही थी। अब तो मुझे यह जानने की भी उत्सुकता हुई कि ललिता का किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना था या नहीं। उसने उसे जिस तरह आनंददायक साथ दिया था और सब कुछ आराम से सह लिया था, उससे इस नतीजे पे भी मैं पहुंच चुका था कि वह नितांत अपरिचित न थी, मतलब परिचित थी। थोड़ी देर तक ललिता से बातचीत को घुमाती फिराती अपनी क्लास की लड़कियों के किस्से सुनाती रही, फिर सीधी बात पर आ गई। हमारे कैंप की हीरोइन बारबारा थी। सब लड़कियां उससे दोस्ती करने के लिए व्याकुल रहते थे, पर उसने सभी लड़कियों में से मुझसे ही अपनी सहेली के रूप में चुना था। इसकी वजह थी यह थी कि मैं कैंप में सबसे अच्छी तैराक मानी जाती थी। हम लोग रोज सुबह ही जंगलों में दूर दूर तक घूमने के लिए निकल जाते थे। कई बार झीलों में किश्ती चलाने के लिए मैं और बराबरा बारबरा छोटी सी रबर नाव भी लेते थे। कैंप की सीमाओं में एक बूढ़े किसान और अधबहारे चौकीदार के सिवाय कोई और मर्द न था। सिर्फ होम्स का लड़का था, चार्ली। होम्स हमारे कैंप का इंचार्ज थी और चार्ली 13 बरस का था। सुबह सवेरे हम 3 जंगलों की सैर पर निकल जाते। एक दिन बारबरा चार्ली को लेकर झाड़ी के पीछे चली गई और मुझे निगरानी के लिए कहा गई। पहले तो मेरी समझ में कुछ न आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब झाड़ियों में झांक कर देखा तो सब कुछ समझ गई। चार्ली के लिए बारबरा ही मास्टर बनी थी। इसके बाद तो चार्ली हर दिन यही कुछ दोहराने को दीवाना रहने लगा और बरबरा भी उसके लिए पल पल प्रतीक्षा में समय गुजारती। एक सप्ताह तक यही चलता रहा। चार्ली को लेकर बरबरा झाड़ियों के पीछे चली जाती और मैं निगरानी करती रहती। एक बार बरबरा ने मुझको भी ट्राई करने के लिए कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता था। चार्ली था भी उबड़ खाबड़ सा लड़का। बरबरा के अलावा कैंप में कोई और भी लड़की उसके करीब आने की इच्छा न करती। वैसे यह हट्टा कट्टा। आखिर एक दिन बरबरा ने मुझे बहुत जोर दिया। मैं मान गई। सोचकर तैयार हो गई कि जब बरबरा इतना आनंदित होती तो मुझे भी एक बार ट्राई कर लेने में क्या हर्ज है। मैं भी चार्ली के पीछे झाड़ियों में चली गई। मुझे और चार्ली को कोई 15 मिनट लगे होंगे। जब मैं लौटी तब भी मुझे उत्तेजना का एहसास था। मुझ पर बलात्कार का अभियोग लगाने वाले ज्यूरी के माननीय सदस्यों, आप इस बात को भी जान गए होंगे कि ललिता की जिंदगी में आने वाला मैं पहला पुरुष न था। अब तक 10 बज चुके थे। कमरे से लौट कर आए। खिड़की के नीचे बढ़ता हुआ शोर, कॉरिडोर को साफ करते हुए नौकरानियों की गुनगुनाहट और अपनी बढ़ती हुई उम्र की जिम्मेवारियों में सब कुछ भूल गया था। बस याद रह गया तो बस यही मेरे बाहर छटपटाता और ललिता के दुबले हल्के गुलाबी रंग के जिस्म, कमर के इर्द फैलती पतली पतली बाहें, पसीने में छलकती मोटी मोटी मछलियों की तरह ललिता के गर्म गर्म मरमरी नितंब। हमें 12 बजे से पहले पहले कमरा खाली कर देना था, वरना हमें दूसरे दिन का किराया मुफ्त में ठुक जाता। कमरे से बाहर निकलने के बाद ललिता तीसरी बार बाथरूम गई। बाथरूम से आकर वह एक आराम से कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कपड़े पहन लिए थे, लेकिन वह अभी तक तैयार नहीं हुई थी। जब मैंने उसे कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए कहा तो उसने एक नज़र मेरी ओर देखा, फिर उसी तरह बड़े उपचारों से बाहर
मैंने जब उसे कपड़े पहनकर तैयार होने के लिए कहा तो उसने एक नज़र मेरी ओर देखा, फिर उसी तरह पड़ी रही। उपहारों से भरा हुआ सूटकेस आराम कुर्सी के पास ही पड़ा था। जब मैंने अपनी बात दोहराई तो वह झुंझला कर उठी और सूटकेस को ठोकर मारते हुए शीशे की तरफ चली गई। सूटकेस का सारा सामान कमरे में बिखर गया। मैंने उसकी ओर देखा, उसका चेहरे पर गुस्सा नहीं, पीड़ा थी। तुम तैयार हो तो जाओ, तब तक मैं होटल का हिसाब चुकाता हूँ, कहकर मैं नीचे चला गया। नीचे चलकर मैंने क्लर्क से इस बात को पूछा, फिर मेरी पत्नी का टेलीफोन नहीं आया था। उसने इनकार करने को मैंने कहा, खैर कोई बात नहीं, हाँ मुझे फोन आया तो कह दीजिएगा कि हम लोग रॉबर्ट के यहाँ चले गए हैं। क्लर्क ने सहमति में सर हिलाया और मेरे सामने बिल रख दिया। बिल देखकर लाउंज की तरफ देखता हुआ बैठने की सोच ही रहा था कि लिफ्ट का दरवाजा खुला, ललिता नीचे आ गई थी। मैंने सामान कार में रखवाया और पोर्टर को टिप देकर इंजन स्टार्ट कर दिया। ललिता अब तक चुप थी। आधे घंटे के बाद हम लोग प्राइस लैंड की बस्ती से बाहर आ गए थे। उस आधे घंटे में ललिता एक शब्द नहीं कहा था। ललिता ने एक शब्द नहीं कहा, वो चुपचाप एक मैगजीन पढ़ती रही। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने गियर बदलते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। बोलती क्यों नहीं, मैंने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए पूछा। चुप रहो, मुझे परेशान मत करो, कहकर वह दोबारा उसी तरह सीट में धंस गई। अगले आधे घंटे तक मैं चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता हुआ इस बात पर विचार करता रहा कि कहीं उसके साथ मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी जो सारी उम्र अभिशप्त प्रेतात्मा की तरह मुझे डगमगाती रहे। मैं सोच रहा था कि उसे किस तरह बातचीत के लिए राजी किया जाए कि पीछे से आवाज़ आई, ओह क्या बात है। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा, मगर गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि पीछे सिर न घुमा सका। ध्यान से गाड़ी चलाओ, तुमने अभी एक गिलहरी को गाड़ी के नीचे कुचल दिया है। मेरा मन हुआ कि हंस पड़ूं, लेकिन चुप रहा। अगले पेट्रोल पंप पर जरा थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लेना, वह बोली। मैं जरा बाथरूम जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने कहा और गाड़ी का स्पीड 90 से घटाकर 70 कर दी। मैं उसके मीठी मीठी इस बात को भी सोच रहा था कि होगा, सोच रहा था। पेट्रोल पंप पर पहुंच के उसे खुश करना चाहता था कि इर्द गिर्द फैले हुए जंगल घने। सोचा क्यों न गाड़ी यहीं रोक दी जाए और ताकि ललिता ज़्यादा परवाह